चलिए एक कोशिका के जीवन चक्र के बारे में थोड़ा बात करते हैं। खास तौर पर हम अंतर अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोशिका के जीवन चक्र का अंतर अवस्था भाग। और जैसा कि हम देखेंगे, अंतर अवस्था वो अवस्था है जिसमें कोशिका अपने जीवन का अधिकांश समय बिताती है। आइए एक कोशिका के लिए एक घटनाक्रम बनाते हैं। तो मान लीजिए ये एक नई कोशिका है और ये अंतर अवस्था से गुजरेगी। इसलिए मैं इसे चक्र की तरह बनाऊंगी ताकि ये स्वयं पर वापस लौट आए। तो ये सब अंतरावस्था है। ये विभाजित होने के लिए तैयार होगी और समसूत्रण से गुजरेगी। समसूत्रण औपचारिक रूप से वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा केंद्रक दो केंद्रकों में बदल जाता है, लेकिन फिर ये स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। तो ये हरा रंग वाला भाग समसूत्रण है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सटीक नहीं है। कोशिका अपने जीवन का अधिकांश समय अंतरावस्था में बिताती है और यही वो समय है जब वो एक सामान्य कोशिका की तरह जीवन जी रही होती है। ये जीवित है, बढ़ रही है, प्रोटीन बना रही है और जो भी अन्य कार्य होते हैं वो कर रही है। और समसूत्रण उसके जीवन का एक बहुत छोटा सा भाग है, एक छोटा हिस्सा, लेकिन बहुत ही रोचक भाग। ये आवश्यक है ताकि कोशिका पुनरुत्पन्न हो सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा अंश है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ वो है अंतरावस्था, यानी कि इंटरफेस। इसके लिए आइए एक कोशिका बनाएं। तो मान लीजिए ये एक कोशिका है हरे रंग की। मेरे पास इसकी कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर निश्चित रूप से आपके पास साइटोसोल होता है। और फिर इस नारंगी रंग में मेरे पास केंद्रकीय झिल्ली है जो केंद्रक को परिभाषित करती है। और फिर इसके अंदर मेरे पास डीएनए है। और हो सकता है आप डीएनए को इस तरह पूरी तरह से लिपटा हुआ देखने के आदी हो, लेकिन अंतर अवस्था के दौरान क्रोमोसोम इस तरह से सघन नहीं होते कि आप उन्हें पारंपरिक या साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकें। कोशिका के अधिकांश जीवन काल में क्रोमोसोम पूरी तरह से खुल जाते हैं। वो अपने क्रोमैटिन रूप में होते हैं। दरअसल यदि आपके पास केवल एक साधारण सूक्ष्मदर्शी हो तो देख पाना कठिन होता है। सब कुछ खुला हुआ होता है, केवल प्रोटीन और डीएनए होते हैं। सब कुछ आपस में उलझा हुआ होता है। अब एक और चीज जो मैंने यहाँ बनाई है, आप कह सकते हैं मैंने इसे क्यों बनाया जब मैंने अधिकांश अन्य कोशिकाओं को नहीं बनाया। लेकिन मैं इस चीज को बना रही हूँ जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, क्योंकि ये समसूत्रण के समय महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये चित्रण भी आप कह सकते हैं। रुकिए, क्या एक कोशिका, कम से कम एक मानव कोशिका जिसमें द्विगुणित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं, और एक बार फिर यदि हम युग्मक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हमारे दैहिक कोशिका की बात कर रहे हैं, क्या उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए? ऐसा लगता है कि आपने केवल 2 बनाए हैं। और ये सच है, मैंने केवल 2 ही क्रोमोसोम बनाए हैं सरलता के लिए। हम बस मान लेते हैं कि ये किसी सरल जीव की कोशिका है जिसमें केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो खैर, ये रही नई कोशिका। तो ये बढ़ेगी, अपने वातावरण से पोषक तत्व लेगी और ये वैसे ही बढ़ेगी जैसे हम अपेक्षा करते हैं। तो ये वो भाग है। फिर मैं इसे इसका केंद्रक और सेंट्रोसोम दे देती हूँ इस तरह। ये अवस्था जहाँ ये एक नई कोशिका से बढ़ रही है, ये अवस्था यहाँ है जीवन चरण, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, जीवन। दरअसल मैं इसे किसी और रंग में करूंगी क्योंकि मैं पहले से ही बहुत अधिक हरा रंग इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये है G1 या G1 चरण। और ये कुछ इस तरह दिख सकता है। अलग अलग कोशिकाएं इसे अलग अलग समय तक करती हैं, लेकिन फिर आप कल्पना कर सकते हैं किसी न किसी समय पर इसे डीएनए के अंदर की जानकारी की प्रतिकृति बनानी होगी। और वास्तव में ये समसूत्रण से पहले होता है। तो आइए इसे दर्शाते हैं। तो मैं फिर से केंद्रक और सेंट्रोसोम बनाती हूँ। मैं इसे फिर से बनाती हूँ। मैं कोशिका झिल्ली बनाती हूँ। ये स्वस्थ रूप से बढ़ती कोशिका है। और अब इसके डीएनए की वास्तव में प्रतिकृति बनाई जाएगी। तो एक डीएनए की प्रति की बजाय इसके पास मूलतः 2 प्रतियां हो जाएंगी। लेकिन मैं अब बहुत सावधानी से बात करना चाहती हूँ। तो यदि मैं यहाँ ऊपर मेजेंटा क्रोमोसोम बनाऊं, एक बार फिर ये इस तरह पूरी तरह से खुला हुआ होता है। जब ये प्रतिकृति बनाता है तो ये अपने डीएनए की एक प्रति बनाता है। और एक बार फिर मैं न्याय नहीं कर पा रही कि वास्तव में कितना डीएनए होता है, लेकिन ये पहले एक क्रोमोसोम था। ये तब एक क्रोमोसोम था जब ये इस रूप में था। और ये अभी भी
एक क्रोमोसोम ही है, भले ही इसने अपने आनुवंशिक सामग्री की प्रतिकृति बनाई हो। तो ये एक क्रोमोसोम है और वो एक क्रोमोसोम है। जब ये अपने पूरे आनुवंशिक सामग्री की प्रतिकृति बना लेता है, तब भी वो एक क्रोमोसोम ही कहलाता है। अब आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रतियां हैं, तो इन 2 प्रतियों को हम क्या कहते हैं? खैर, इन दोनों प्रतियों को क्रोमैटिड कहा जाता है और ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक क्रोमोसोम है और ये भी। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ये पूरा ढांचा भी एक क्रोमोसोम है। बाद में जब हम समसूत्रण से गुजरते हैं, हम देखेंगे कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। वो अब जुड़े नहीं रहते। उस समय हम प्रत्येक को एक अलग क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या वो स्थान जहाँ ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, उसका कोई नाम है? और उत्तर है हाँ, उसका नाम होता है सेंट्रोमियर। इसे सेंट्रोसोम से भ्रमित ना करें। तो ये रहा सेंट्रोमियर। तो हमारे पास एक मेजेंटा क्रोमोसोम था और अब प्रतिकृतिकरण किया गया है। ये अभी भी एक क्रोमोसोम है, हालांकि इसमें अब दोगुना आनुवंशिक सामग्री है। हालांकि इसमें अब दुगनी आनुवंशिक सामग्री है। आपके पास ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो सेंट्रोमियर पर जुड़े हैं। अब यही बात नीले क्रोमोसोम के लिए भी होगी। सारी आनुवंशिक सामग्री प्रतिकृतिकरण की जाएगी। आपके पास उसकी 2 प्रतियां होंगी और अब ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना होगा जो शायद फिर से एक सेंट्रोमियर पर जुड़े होंगे। और जब केंद्रक के भीतर प्रतिकृतिकरण किया जा रहा होता है, तब सेंट्रोसोम का भी प्रतिकृतिकरण होता है। और ये प्रक्रिया जीवन चक्र का वो भाग जहाँ ये सारी आनुवंशिक सामग्री प्रतिकृतिकरण की जा रही है, हम उसे कहते हैं एस चरण, यानी कि सिंथेसिस। तो ये है सिंथेसिस चरण, यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। और फिर समसूत्रण में जाने से पहले एक और वृद्धि चरण होता है और हम उसे G2 कहते हैं, पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल काल प्रावस्था। तो हमारे पास एक और वृद्धि चरण है जिसे हम G2 कहते हैं और फिर हम तैयार हैं। अब हमें याद रखना है कि हमारा डीएनए प्रतिकृतिकरण किया जा चुका है। मैं 2 सेंट्रोमियर बनाती हूँ, प्रत्येक क्रोमोसोम के लिए एक। मैं प्रतिकृति सेंट्रोसोम बनाती हूँ, सेंट्रोमियर से भ्रमित ना हो। अब कोशिका और अधिक बढ़ गई है और एक बार फिर जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो हम इसे G2 चरण कहते हैं। G2 चरण के अंत में अब हम समसूत्रण के लिए तैयार हैं।